Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. ठीक है. So today's class will be based on vector 3D. Vector 3D is a important chapter because इसमें से दो क्वेश्चन कंफर्म है, एक वेक्टर का और एक 3D का. ठीक है ना. तो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल सा बेसिक लॉजिक रहता है. उसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. तो वेक्टर 3D में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, कुछ भी होता है, तो थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया लेंगे. जो क्वेश्चंस आए हैं अब तक उनको देख के हमें कैसे सोचना होता है, कैसे उनको डील करना होता है और कैसे उस पे आंसर तक पहुंचाना होता है. ठीक है. तो क्या चीज देख के हमें क्या हिंट मिलेगा, ये हमें मेनली समझना है. तो जरा मूव कर रहा है ना. Okay. Now it's okay. Now, so vectors and 3D में हमारे पास क्या है? वेक्टर और 3D डिफरेंट चैप्टर्स नहीं है, दे आर सेम चैप्टर्स. ठीक है. बस वो कहने के लिए अलग अलग है. एक में आई कैप जे कैप के कैप में चीजें चलती है या वेक्टर एरो में चलता है, और दूसरे के अंदर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस में काम चलता है. बट सिनेरियो दोनों का सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है ना. आप हर एक क्वेश्चन 3D का मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर से भी कर सकते हो और 3D से भी कर सकते हो. आप दोनों तरीके से उसको समझ सकते हो. कई बार तो क्वेश्चन होता ही है मर्ज करके. तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन हम देखते हैं. लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है a वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप, b वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड c वेक्टर है सच दैट a क्रॉस c plus b vector equals to 0 and a dot c equals to 4. So mod c square की वैल्यू कितनी होगी? This is the question. So the thing is, क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, क्या चीज दिया गया है और क्या पूछा गया है, और उसके रेस्पेक्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है. ओके. देखें क्या किया. अरिन बताओ. तो c को अगर xi प्लस yj प्लस jk फॉर्म में भी लिखे तो दो इक्वेशन होंगे, तो उसमें से सॉल्व शायद नहीं हो पाएगा. ये जो तरीका है इसको हमेशा लास्ट ऑप्शन में रखो. ठीक है. दिस वे मस्ट बी इन द लास्ट ऑप्शन कि हमें सी को कुछ मान के करना पड़ रहा है ना. ऑलवेज जो हमें गिवन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी गिवन नहीं है, बहुत कुछ गिवन है हमें, तो इनका भी यूज करके हम कुछ कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के. मतलब क्वेश्चन किस टाइप का मैं बोल रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर हमें नहीं दिया हुआ है, पर उसको यूज करके कुछ कंडीशंस दिया हुआ है और उस वेक्टर के बारे में कुछ पूछा गया है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वेक्टर्स में स्पेशली. ठीक है. नाउ
समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन? हाँ सर। कोई वेक्टर अननोन है और उस अननोन से रिलेटेड कुछ रिलेशंस दिया हुआ है ना, तो उस रिलेशन को यूज करके वो अननोन वेक्टर फाइंड करना है ना। और दूसरे तरह के क्वेश्चंस क्या आते हैं जिसके अंदर मान लो कि ये वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, या फिर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगा, या लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर कोई एक अननोन वेक्टर होता है, उसको यूज करके कुछ कंडीशंस दिया हुआ होता है और फिर उस अननोन वेक्टर के बारे में पूछा गया होता है। नाउ अब उसमें दो तरह की चीजें होती है, या तो उस वेक्टर के बारे में पूछोगे कि वो वेक्टर कौन सा होगा, मतलब सी वेक्टर क्या होगा, अगर ऐसा आपको पता करना है तो अलग दिमाग लगाना है, और अगर मॉड ऑफ सी बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बोला है, तो अलग दिमाग लगाना है। क्योंकि मॉड ऑफ सी हम बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें कुछ मतलब जो भी गिवन है उसको कुछ ना कुछ डॉट करके क्रॉस करके वी कैन फाइंड मॉड के वैल्यू में तो रिलेशन निकाल पाते हैं जब। बट अगर हमारे पास डायरेक्टली जैसे a क्रॉस c और a डॉट c है तो यहाँ से c बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। इस केस में क्योंकि आपको अगर c वेक्टर इक्वल्स टू कुछ पूछा गया होता तो आपको c इक्वल्स टू समथिंग बनाना होता। बट वेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, देयर इज नो सिस्टम फॉर डिवीजन। तो अगर डिवीजन का सिस्टम नहीं देखने से आप उसको सी वेक्टर को डायरेक्टली बाहर नहीं देख सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो उस केस में हमारे पास दो तरीके, हालांकि इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है उसका, बट फिर भी वैसे क्वेश्चन की हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर वैसे सिनेरियो होता है तो एक तरीका हमारे पास होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यू नो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? हाँ सर। हाँ, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उससे हमारे पास सम स्केलर प्रोडक्ट इनटू सी वेक्टर माइनस सम स्केलर प्रोडक्ट इनटू बी वेक्टर, इस टाइप का पैटर्न आता है। तो वहां से सी वेक्टर निकल जाता है डॉट मतलब प्रोडक्ट से बाहर, है ना। तो अगर हम जैसे इसके अंदर मान लो सी वेक्टर से या किसी ए वेक्टर से बी वेक्टर किसी से भी क्रॉस करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, समझे? हाँ सर। जैसे मान लो हमने यहाँ पर अगर हमने b से क्रॉस किया पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ, तो b क्रॉस b तो 0 हो जाएगा, हाँ। है ना। और b क्रॉस a क्रॉस c इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जैसे इसको जैसे भी सॉल्व करते हैं हम, व्हिच इज b डॉट c into a वेक्टर माइनस b डॉट a into c वेक्टर, तो उससे c वेक्टर into b डॉट a आ जाएगा, b डॉट a निकालेंगे तो वहां c वेक्टर का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। अगर b डॉट c नहीं पता तो वहां पे कुछ चीज फंसेगा, सब चीज निकल नहीं रहा है, कुछ चीज फंसेगा, बट दैट्स ओके क्योंकि हम एक बार ये चीज समझ लेते हैं कि c वेक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे। और दूसरा तरीका होता है लिखने का, जब हमें पता होता है कि जैसे c वेक्टर जो है ना, वो a वेक्टर और b वेक्टर और a क्रॉस b इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बन सकता है। जैसे a वेक्टर कुछ है और b वेक्टर कुछ है, a वेक्टर ऐसा b वेक्टर ऐसा, और a क्रॉस b क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। हाँ सर। a वेक्टर एक b वेक्टर एक a क्रॉस b इसका परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमने तीनों डायरेक्शंस कवर कर लिया, तो इस प्लेन का कोई भी वेक्टर हम निकाल सकते हैं a और b के कॉम्बिनेशन से। हाँ। प्लेन के बाहर निकालना है तो इसको कंबाइन कर देंगे a क्रॉस b से, तो हम c वेक्टर को सम लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ a प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ b प्लस लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b ऐसे करके हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी गिवन वेक्टर्स है उनके टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द जनरल वे टू राइट एनी वेक्टर c। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि x y और z भी मान सकते थे, हम मान सकते थे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसमें ax प्लस by करके जो मतलब xi के प्लस yj के प्लस z के क्या मानते हो, तो उसमें भी तीन अननोन है, इसमें भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 3 अननोन्स है ना। बट उसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे जब आप a से डॉट करोगे तो a डॉट c की वैल्यू 4, यहाँ पे a डॉट करोगे तो 0, a डॉट a और a डॉट b सबकी वैल्यू आपको पता है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में अच्छा सा रिलेशन आ जाएगा जल्दी से।
समझे बात को? हाँ सर। पर सी से डॉट कर देंगे, जो भी सिनेरियो में समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग डॉट करके कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली क्या पूछा गया है, मॉड ऑफ सी। तो मॉड ऑफ सी के लिए हमें क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशंस बनाते हैं। फिर a डॉट सी का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ a, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो जाएगा, √2, इसी को लिखते हैं √2 into c into cos थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक, तो ये लिख सकते हैं। हाँ सर। Now what we need more is we need c और cos थीटा, दो चीजें हमें नहीं पता है ना, मॉड ऑफ c फाइंड करना है, cos थीटा नहीं पता है। तो cos थीटा क्या है, a और c के बीच में एंगल, और a और c के बीच में एंगल यहां पे बन रहा है। हाँ तो यहां पे भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमें मॉड बनाना है तो मॉड बनाने के लिए b को उधर भेज देते हैं और मॉड ले लेते हैं। हाँ तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मॉड a into मॉड c into sin थीटा इक्वल्स टू मॉड b, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो मॉड a into मॉड c, मॉड a इज √2 मॉड c sin थीटा, और मॉड b भी हमें पता है कितना है, √3। ठीक है, मॉड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 कर देंगे, हाँ मॉड c आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है कि कोई अननोन है, ठीक है, तो अगर आपको उस अननोन की वैल्यू निकालनी है तो कुछ ना कुछ इसी एक्सप्रेशन में करना होता है ना? अगर आपको कुछ कंडीशन निकालनी है कि दिस प्लस दिस क्या होगा या दिस इनटू दिस डॉट दिस क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डॉट करना है। जो भी क्रॉस वाले नंबर्स है ना, a क्रॉस c लिखा है, तो a से डॉट करना और c से डॉट करना इस इक्वेशन के लिए बहुत अच्छा है ना, क्योंकि उससे एक बड़ा टर्म जीरो हो जाएगा। तो we may get something interesting, है ना? जैसे b डॉट ये अगर हम मतलब अगर मान लो कि इसमें डॉट नहीं करते हैं पूरे में, तो हमें क्या पता चलता है, जीरो हो जाएगा, तो वैसे भी हो रहा है। डॉट सी करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, तो b डॉट सी जीरो होगा, ये हमें पता चल गया। हाँ तो हम जो पहले कर रहे थे उसमें भी वो फायदा होगा, हम b डॉट सी जीरो का यूज करके c की वैल्यू, c वेक्टर भी निकाल सकते हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई करना होगा। बट एक आइडिया मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई अननोन वेक्टर हमारे पास है, तो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, कि किसी भी तरह अगर जरूरत है मॉड निकालने की तो ओनली मॉड पे फोकस करो, है ना? किसी भी तरह इक्वेशन को छोटा करके इस तरह से। और अगर हमें कभी सी वेक्टर निकालना है, वेक्टर ही निकालना है प्रॉपर, तो उसके लिए फिर कोई एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन बन गया, तो या तो ट्रिपल प्रोडक्ट काम आएगा या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन काम आएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। फिर इसका आंसर निकाल देंगे ना सब लोग। Now next is find the equation of a line passing through -4, 3, 1. Find the equation of a line passing through -4, 3, 1, which is parallel to the plane x plus 2y minus z equals to 5. X plus 2y minus z equals to 5, and intersecting the line x plus 1 by minus 3 equals to y minus 3 by minus 2 equals to z minus 2 by minus 1.
So कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ इंटरसेक्टिंग एट लाइन बस. नहीं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये नहीं दिया है, हमने बोला है कि इसको इंटरसेक्ट करता है. हाउ टू स्टार्ट? सो वो वाला पैरामीट्रिक पॉइंट्स ले लिया, -3 लैम्डा -3, -2 लैम्डा +3, -λ+2. और एक और पॉइंट, ये वाला तो पॉइंट होगा इस लाइन पे, और एक और पॉइंट है -4, 3, 1. दोनों का इससे डायरेक्शनल रेशियो निकाल लिया. और इसका ए डॉट, इसका जो जो प्लेन का दिया हुआ है, प्लेन का 1, 2, -1 दिया हुआ है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 निकाल दिया. ठीक है. तो उससे लैम्डा आ गया मेरा 1/3 पॉइंट्स निकाल रहे. देखो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हमें क्या क्या पता चलेगा ये समझना जरूरी है. ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है. सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें दिया है कि ये पास हो रहा है -4, 3, 1 से. तो हम लाइन की इक्वेशन x + 4 बाय सम a इक्वल्स टू y - 3 बाय b इक्वल्स टू z - 1 बाय c. इस टाइप से लिख सकते हैं. है ना? हाँ सर. नाउ अब इसमें a b और c 0, -2/3, -4/3 है क्या? क्या चीज आंसर? हाँ सर. a में 0, b में -2/3 एंड c में -4/3. रिक्वायर्ड लाइन इज, नीचे में है हमारे पास 3 - 1 1. 3 - 1 1 लिखा हुआ है. अच्छा ठीक है सर, देखता हूँ. Now, अब if these two lines intersect, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब क्या है? दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट होगा. कॉमन पॉइंट होगा, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी. दोनों लाइंस एक प्लेन में लाई करेंगी, ये कह सकते हैं हम. हाँ सर. बिल्कुल ठीक. नाउ, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस एक प्लेन में लाई करेंगी, तो दैट मींस कि ये सारे पॉइंट उसी प्लेन में होंगे. माने कि ए बी सी जो वेक्टर है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ये इसी प्लेन में होगा. हाँ सर. -3 -2 -1 भी इसी प्लेन में होगा. हाँ.
एंड अगर हम ये दोनों पॉइंट को पकड़ रहे हैं, ये वो पॉइंट और ये पॉइंट, इनका कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वेक्टर वो भी उसी प्लेन में होगा। हाँ सर। तो इंटरसेक्शन वाला कंडीशन निकल जाएगा। कोप्लेनर से थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो उसके लिए तो डिटरमिनेंट बना के जीरो कर देते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। हाँ सर। तो उससे हमारे पास आ जाएगा कि तीनों लाइंस कैसी हैं, कोप्लेनर। ठीक है। नाउ अब ऑल्सो वी नो दैट कि अगर ये इससे पैरेलल है तो इसका और इसका एबीसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हाँ सर। तो उससे एक और कंडीशन मिलेगा। हाँ। देखते हैं। तो दो ही कंडीशन सफिशिएंट है, क्योंकि हमें बेसिकली ए बी और सी में रेशियो चाहिए। ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है ना। हाँ सर। किसी में रेशियो आ गया, मान लो कि आपने ए है, बी की वैल्यू कुछ ए के टर्म्स में आ गया और सी की वैल्यू भी ए के टर्म्स में आ गया, तो ए तो हटा सकते हैं ना सब में से। हाँ। तो आपका काम हो गया। दो ही कंडीशन आपको बनानी है वहां पर, समझे। हाँ सर। तो एक तो हमारे पास डिटरमिनेंट बन जाएगा -3 -2 -1 ए बी सी, और तीसरा हो जाएगा 4 -1 3 सॉरी, ठीक है। उसको मैंने -4 -1 तो -3 3 -3 0 1 -2 -1 ऐसा बन जाएगा। इन सब का डॉट जीरो कर, इसको जीरो करेंगे। ऑल्सो a into 1 plus 2b minus c equals to 0। तो दो कंडीशंस आ जाएंगी, इन दोनों का यूज करके हम abc में रिलेशंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, एक थोड़ा सा comparatively easier question है। Let's see. The plane through the intersection of the planes, एक प्लेन की हम बात कर रहे हैं जो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होगा, x plus y plus z equals to 1 and 2x plus 3y minus z plus 4 equals to 0। ऐसे हमारे पास दो प्लेन्स हैं जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, जो हमें फाइंड करना है प्लेन, है ना। एंड पैरेलल टू y एक्सिस, एंड पैरेलल टू y एक्सिस, एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो प्लेन क्या होगा? तो बेसिकली पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब आपको पता है, सर कंडीशन नहीं समझ में आ रहा, y एक्सिस के लिए क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। हाँ, पैरेलल टू y एक्सिस जरा सोचें, ये y एक्सिस है मान लो ऐसे, ठीक है, और इसके पैरेलल प्लेन को रहना है, तो यानी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो y में कोई कंडीशन नहीं होगा, y का कोएफिशिएंट 0, ओनली x और z में कंडीशंस होगी। जैसे हम xy प्लेन की बात करते हैं, xy प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z is equal to 0। z इक्वल टू 0, बट वो प्लेन किसी के पैरेलल हुआ क्या? नहीं हुआ। वो प्लेन किसी के पैरेलल थोड़ी हुआ। अच्छा, मान लो कि x plus y equals to 1 हम प्लेन की बात कर रहे हैं, x plus y equals to 1, x plus y equals to 1 2D में क्या होती है? लाइन होती है। हाँ। हाँ सर। अगर हम उसको 3D में स्ट्रेच करें तो वो एक
जैसे x plus y equal to 1 ऐसी एक लाइन होगी, है ना? अगर हम ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो x plus y equal to 1 ऐसी लाइन होगी एक, और 3D में एक ऐसा प्लेन बनेगा जो कि z एक्सिस से पैरेलल होगा। अच्छा हाँ समझ में आया? तो उस केस में फिर क्या कंडीशन होगा? तो y का कोएफिशिएंट 0 होगा। नहीं इसमें तो ठीक है, जैसे कि x plus y equal to 1 जैसे बोले। नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो आपको फैमिली ऑफ हाँ प्लेन ये तो फैमिली ऑफ प्लेन से हो जाएगा एंड y का कोएफिशिएंट 0 कर देगा, हो गया। हो गया। अगर वैसा क्वेश्चन आता है जैसे अगर आप बोले कि x plus y equal to 1, हाँ ये पैरेलल है x plus y equal to 1 से, कुछ भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसमें क्या कंडीशन लगाते हैं वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये x plus y equals to 1 से पैरेलल है। हाँ हाँ सर। नहीं, तो अगर पैरेलल है तो ये x plus y equals to 1 तो ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ ना। तो दोनों का हाँ सर। अगर पैरेलल है तो दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक जैसा होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। दोनों का हाँ उसमें तो निकल ही जाएगा। हाँ, दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम रेशियो में होगा। तो अगर आपने x plus हाँ y equals to 1 बोला तो हमारे पास क्या आ गया 1, 1, 0 नॉर्मल वेक्टर इसका, है ना? और यही हाँ रेशियो सर। इसका भी होना चाहिए, ठीक है? ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? सर ये पहले वाला, क्या चीज? ये वाला सम जो है, लास्ट वाला हाँ जो डाउट पूछा था वो? वैसे यहाँ पर तो दो प्लेन्स गिवन है हाँ, और y से पैरेलल बनाना पड़ेगा। हमने लिखा दिस, तो -1 कर देंगे और ये तो सही है +1, तो दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 0, ये हमारा फैमिली ऑफ प्लेन्स हो जाएगा हाँ सर। जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होंगे। तो हमारे पास ऐसे बुक के फॉर्म में होगा सारे प्लेन्स कैसे होंगे? ऐसे बुक के फॉर्म में होंगे ना। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा सबका, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी आर सीइंग कि अगर हमारे पास ये तो बहुत सारे प्लेन हुए, इसमें से वो कौन सा प्लेन है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा? तो y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब अब ये देखो, ये y एक्सिस है हमारे पास और एक प्लेन है जो हमेशा इसके पैरेलल रहेगा, ठीक है? तो उसको ऐसे कुछ काटना पड़ेगा इसको, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सारे तरीके हो सकते हैं ना इसके। ऑल दिस प्लेन्स फील आ रहा है आपको? हाँ सर। इन सारे प्लेन्स का स्पेशल बात क्या होगा? व्हाट विल बी द स्पेशल थिंग अबाउट दिस? कोई भी प्लेन पकड़ो, ठीक है? हमेशा अगर आप देखोगे कि इस लाइन की इस प्लेन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। हाँ सर। अब ऐसा सोच सकते हो, या फिर इसको अगर हमें और सिंपल तरीके से समझना है तो व्हाट इज द सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड? इट इज कि हमारे पास जब भी ऐसा बोला जा रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस कोई भी एक प्लेन लिया जो भी इसमें बना, ठीक है? तो y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो ये y एक्सिस है ना? तो एक प्लेन यहाँ पे होगा ऐसा, ये वाला प्लेन भी y एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ सर। ये प्लेन क्या है? x = 3, ये एक प्लेन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल, बट ये z के भी पैरेलल, यहाँ पे z है ऐसे। हाँ सर। तो ये वाला जो एक प्लेन है ये y के भी पैरेलल है और z के भी पैरेलल है, ठीक है? अब अगर हमने कोई z और x प्लेन में x z प्लेन में कोई प्लेन बनाया xz के अंदर, है ना? x में कुछ लिया और z में कुछ लिया, है ना? ऐसा कुछ, तो हमारे पास क्या आएगा? तब भी पैरेलल होगा y के, y से पैरेलल होगा, है ना? तो x और z प्लेन में अगर हम कुछ भी इक्वेशन बनाएंगे तो दैट विल बी समथिंग x 2x + 3z = 1 ऐसा कुछ बन जाएगा,
हाँ सर। तो बहुत सारा जो भी प्लेन बनेगा वो एक्स और जेड प्लेन में होगा, तो वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। तो एक्स और जेड के टर्म्स में होगा ना ये, इस टाइप से, ठीक है। और जेड से में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको एक्स और वाई के टर्म्स में बताता हूं हमेशा, ठीक है। अगर आप एक्स और वाई के टर्म्स में देखोगे, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो उस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर जैसे x तो दोनों से पैरेलल हुआ, अगर हम टिल्ट कर दें ऐसा, ये एक प्लेन बनाते हैं ऐसे इस टाइप से, तो ये z एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ सर। इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, x + y = 3। तो वैसे हम कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है x = 0 या y = कोई भी x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस, उससे पैरेलल कोई प्लेन चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन कि उस पर्टिकुलर x y या z का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। सर इसको 3D की जगह 2D में सोच के भी तो कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में था पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, x = 3 या x = 4 ऐसा कुछ। तो 2D में भी 2D में भी इसका कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, तो 2D क्या के बोल रहे सर। लिमिटेशंस है, 3D के अंदर और एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है। हाँ तो वही। हाँ ठीक है, हाँ कह सकते हो। 2D के अंदर भी वैसे ही होता है ना, पैरेलल का मतलब क्या हुआ। हाँ कि उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स से एक ए वेक्टर है हमारे पास, दैट इज i cap plus j cap plus √2 k cap, ऐसा कुछ। एक बी वेक्टर है, दैट इज b1 i cap b2 j cap plus √2 k cap, और एक सी वेक्टर है 5 i cap plus j cap plus √2 k cap, ऐसा कुछ। अब बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ B on A vector is A vector, where projection of B on A is A, ऐसा लिख रहा है। अगर हम B का A पे प्रोजेक्शन करेंगे तो that will be A vector, and A plus B is perpendicular to C, तो mod of B कितना होगा ये पूछ रहा है। What will be the value of mod B? प्रोजेक्शन आपको याद है ना अच्छे से।
ऐसा बोला गया हमको। हाँ सर। तो बी डॉट तो हम आसानी से कर सकते हैं, b1 प्लस b2 प्लस 2 बाय, अच्छा इक्वल टू कर देते हैं मॉड a स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस 2 4 यार स्क्वायर है ऐसा कुछ। तो b1 प्लस b2 की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। एक कंडीशन और निकालनी है, उसके लिए ये दिया हुआ है a प्लस b डॉट c इक्वल टू 0, हो गया काम खत्म। हाँ बताओ, हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। एक और कंडीशन ये दिया हुआ है, इसको हम पुट करेंगे तो b1 b2 में एक और रिलेशन आएगा तो b1 b2 मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा सा अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक if the lines x equals to ay plus b and z equals to cy plus d, ये एक लाइन है, लाइन 1, और एक लाइन 2 है a डैश है प्लस b डैश, तो ये x इक्वल्स टू है x इक्वल्स टू a डैश z प्लस b डैश एंड y इक्वल्स टू c डैश z plus d dash. If L1 and L2 are perpendicular, if L1 and L2 are perpendicular है तो फिर कुछ रिलेशन निकालने को बोला गया है, तो ऑप्शंस हैं, तो सारे लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको अप्लाई कैसे करोगे बस ये जानना है। इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी लाइंस की, बस लाइन की इक्वेशन लिखना कैसे होगा इसको देख के ये समझना है। हाँ सर, तो पहले में x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई 1। y माइनस 0 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोलेंगे, यहाँ पे y लिख देंगे इक्वल्स टू, उधर से आएगा x माइनस b बाय a और इधर से आएगा z माइनस b बाय c, है ना, ऐसे इसका भी लिख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो प्लेन थे, ये प्लेन की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन, हाँ दो प्लेन की इक्वेशन से एक लाइन बनती है, हाँ सर। उनका इंटरसेक्शन होता है, तो उन लोगों को आप कैसे सॉल्व करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्व करने के और भी तरीके हमारे पास होते हैं जो आपने पढ़े होंगे इन जनरल। क्या तरीका हमने डिस्कस किया हुआ है, रिमेंबर इन जनरल, जैसे x इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, वो जो दो प्लेन्स है, तो हम क्या बोलते हैं कि लाइन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी n1 क्रॉस n2, दोनों के नॉर्मल्स का क्रॉस, और हाँ सर। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो हिडन ट्रायंगल से, तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल सिनेरियो था तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बट अगर आपको इन जनरल फाइंड करना होता है कभी भी किसी भी लाइन की इक्वेशन दो प्लेन्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड द लाइन फास्ट, है ना, जल्दी से फाइंड कर सकते हो। आपको बस दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो कि, मतलब एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी x y z किसी को भी जीरो मान लेंगे। ठीक है, किसी एक को जीरो मान लेंगे तो टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर।
और उससे आपका आगे कैलकुलेशंस भी इजी रहेगा, तो इन दैट वे यू कैन हैंडल। ठीक है ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे कभी अगर पैरेललोग्राम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट्स सी। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके क्वेश्चंस आते हैं कई बार। ठीक है, नाउ लिखा है लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम सच दैट, let ABCD be a parallelogram such that AB vector equals to Q। AB vector को हमने Q बोला है, Q vector बेसिकली, AD vector equals to P vector, AD vector is P vector, and angle BAB is less than 90 degree। Angle BAD is less than 90 degree। ठीक है, if R is the vector, अच्छा R हमें फाइंड करना है such that R is a vector directed along the amplitude, जो भी हमारा ABCD पैरेललोग्राम बन रहा है, ड्रॉ कर देते हैं A B C D इस तरह से है। तो R जो है ये क्या है, B से AD पे सर ए उस तरफ होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री दिया है ना। एक्यूट एंगल। हाँ तो आप ऑब्ट्यूस में किए हैं शायद। अच्छा वो उल्टा कर दिया, ठीक है, नंबरिंग चेंज कर देते हैं A B C D, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि B से AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो डायरेक्शन है यही हमारा क्या है, R वेक्टर। ठीक है, तो R वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, P और Q के टर्म्स में लिखना है इसको। तो हाउ वी कैन राइट, तो AB वेक्टर का मतलब ये हमारा Q वेक्टर हो गया इस टाइप से, AD वेक्टर इज P, तो ये P हो गया। ठीक है, सर क्यू का प्रोजेक्शन निकालेंगे, पी डॉट क्यू बाय मॉड पी इनटू पी कैप। Q का P पे, हाँ लेट्स से हम AE निकाल पाएंगे इससे, हाँ AE वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, AE प्रोजेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं बात ये, A कितना आ जाएगा, पी डॉट क्यू बाय मॉड पी। बिल्कुल ठीक, P डॉट Q बाय मॉड पी, इसके बाद इसका सब पी कैप यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो P कैप बोलने के लिए P वेक्टर बाय मॉड P लिखते हैं, हाँ इनटू पी कैप हो जाएगा दिस डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसे लिख दिया। हाँ ये वाला जो भी है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 0। डॉट R वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो उससे R वेक्टर इक्वल्स टू कैसे आएगा, तो जिस डॉट R आया ना, हमें तो R वेक्टर निकालना है, R वेक्टर इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, वो एक रिलेशन आपका आया। ठीक है, देखो ना, हमें सिंपल क्या चाहिए, R वेक्टर चाहिए, R वेक्टर चाहिए ना, तो ये ट्रायंगल पकड़ सकते हैं ना हम, हाँ ट्रायंगल तो हाँ सर मिलेगा उससे। ठीक है ना,
हाँ सर ठीक है। ट्रायंगल में क्यू वेक्टर में बताइए, आर वेक्टर फाइंड करना है, बी वेक्टर निकाल चुके हैं, ठीक है। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो एक और लिखते हैं फिर। किसी को कंफ्यूजन क्या किया हमने? अरे नहीं सर, पी वेक्टर निकाला और क्यू और आर है, तो मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा के आर वेक्टर निकल सकते हैं। हाँ, बस आपको बस लाइन से चलते जाना है। ये ए वेक्टर माइनस आर माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, हाँ सर्कल में घूम जाते हैं हम ना। हाँ सर। वेक्टर्स का ये तो है, जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ। अगर डायरेक्शन के अलोंग हो तो प्लस के साथ, जो डायरेक्शन जो अपोजिट जा रहा है तो माइनस लो। तो अगर आप ऐसे चलोगे तो क्यू प्लस आर माइनस ए, या फिर प्लस ई ए, तो वैसे करके लिख देंगे इसको प्लस माइनस लगा के, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं लेट्स से एक प्लेन है जिसके अंदर ये वाली लाइन लाई करती है x by 2 equals to y by 3 equals to z by 4, a plane containing the straight line and perpendicular to the plane containing the lines and perpendicular to the plane containing the lines x by 3 equals to y by 4 equals to z by 2 and और n1 plus 4 to 3 x by 4 equals to y by 2 equals to z by 3 in this way। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिसमें कि ये लाइन है और इन दोनों से पास होने वाली, जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन से परपेंडिकुलर है। हाँ बोलो। हाँ टेल मी, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, इस प्लेन के बारे में तो निकाल सकते हैं हम जल्दी से।
हाँ सर। ये प्लेन कैसे निकलेगा? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा। हमारा वेक्टर निकल गया। पॉइंट तो 0 0 0 पता है, क्या सर? पॉइंट तो 0 0 0 पता है ना, तो प्लेन तो निकल जाएगा। हाँ सर। हालांकि प्लेन चाहिए नहीं, हमें बस क्रॉस ही चाहिए इसका। तो आई कैप जे कैप के कैप 3 4 2 4 2 3, इसको करेंगे तो हमारे पास 12 माइनस 4 8 आई कैप माइनस जे इंटू 9 माइनस 8 माइनस जे कैप के इंटू 6 माइनस 16 माइनस 10 के कैप, ऐसा आ जाएगा। ये हो गया हमारा इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना? अब बोल रहा है कि वो जो हमारा प्लेन है जो हमें फाइंड करना है वो इसके परपेंडिकुलर हाँ सर। है ना? तो इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ये प्लेन से पैरेलल होगा। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। 8i माइनस जे माइनस 10 के इसका परपेंडिकुलर ना? ये जो निकला हमारा, हाँ वही। इनसे जो प्लेन बना है दोनों लाइन से, ये हाँ प्लेन सर। है, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये हमें बोला गया किसके परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये इस प्लेन से पैरेलल होगा ना, हाँ सर। यानी कि इसका नॉर्मल वेक्टर इसके प्लेन में लाई करेगा। हाँ सर। और इस प्लेन में लाई करने वाला एक और वेक्टर आपके पास है 2 3 4, हाँ तो इसका वही वापस क्रॉस निकाल देंगे। क्रॉस कर देंगे तो मिल जाएगा। ऑरिजिन से तो पास होना ही है 0 0 0। हाँ सर ठीक। ठीक है ना? मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोचो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना उससे ही आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। इंफॉर्मेशन को समझो, ठीक है। जैसे आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ गया कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो हम उसको कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा तभी फंसे रहोगे, अपने परपेंडिकुलर वाले कंडीशन यूज ही नहीं किया। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर मतलब वही चीज हुआ ना, या तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट जीरो कर दो, हाँ सर। बट वो आपको पता नहीं है। बट आप ये जरूर कह सकते हो कि इसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो थोड़ा सा ना हमेशा आप थोड़ा सा सोचो, विजुअलाइज करो चीजों को, तो चीजें आसानी से दिखने लगेंगी। विजुअलाइज नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है? हाँ सर। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं और जिसको मीनिंग नहीं पता वो फंस जाते हैं। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर है, एक है अल्फा वेक्टर जिसको हम लिख रहे हैं लैम्डा माइनस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी, और एक है बीटा वेक्टर दैट इज 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ठीक है? If A and B are non-collinear, if A and B are non-collinear, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी such that alpha and beta are collinear। है ना? लैम्डा फाइंड करना है हमें जिससे कि अल्फा एंड बीटा आर collinear। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। A vector and B vector are not collinear, but alpha vector and beta vector are collinear। इसका लैम्डा की वैल्यू क्या होगी?
तो 0 है क्या? क्या है? क्या है? 0 आंसर नहीं होगा। नहीं, 0 नहीं होगा। जीरो तो मिस्टेक्स में भी नहीं है, मतलब ऑप्शन में भी नहीं है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थोड़ा सा लीनियर डिपेंडेंस वाला कंसेप्ट होता है जो अप्लाई होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो वो हम समझते हैं। जब भी हमारे पास कुछ वेक्टर्स होते हैं ना, जब हम वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मींस वेक्टर्स को हम कुछ एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको समेशन में लिख रहे हैं। जैसे कि हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, v वेक्टर इज इक्वल्स टू लेट्स से a1 v1 वेक्टर प्लस a2 v2 वेक्टर प्लस a3 v3 वेक्टर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं जितना चाहें। तो ये क्या हुआ हमारे पास? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? linear combination of two vectors. अगर तीन वेक्टर्स लिखेंगे तो 3 4 5 जितने भी चाहे व्हाटएवर द नंबर वी कैन ऐड एंड वी कैन मेक ए लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? v1 वेक्टर जो है उसमें डॉट वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल वेक्टर इसको कंसीडर कर रहे हैं और उसके आगे कुछ एक स्केलर मल्टीप्लाई है ना। इट कैन बी 1 एज आल्सो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। नाउ अब लीनियर डिपेंडेंस मतलब अगर इनका तो एडिशन हो जाता है, अगर इनका एडिशन 0 हो जाता है, दैट मींस हम लिख सकते हैं v1 इक्वल्स टू माइनस a2 बाय a1 इनटू v2 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ सर। दैट मींस v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि v2 को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके v1 बना सकते हो, है ना? हाँ और v1 को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके v2 बना सकते हो। कोई एक फिक्स स्केलर होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी स्केलर लगा दो, बट जो भी होगा they will exist some scalar for which these two are in this way. now इसका मतलब क्या हुआ? ये कोलिनियर है या पैरेलल बोलते हैं जो, यस और नो? यस सर। कोलिनियर के लिए तो होता है ना v1 = लैम्डा v2 वेक्टर, हाँ कोलिनियर है। दैट मींस अगर टू वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, दैट मींस वो दोनों क्या है? कोलिनियर। ठीक है? हाँ if सर। two vectors are linearly dependent, that means they will be collinear. clear ये चीज? हाँ सर। हाँ सर, इसका आंसर -4 है क्या? हाँ। दूसरा सिनेरियो है, अगर हम 0 के साथ a1 v1 वेक्टर प्लस a2 v2 वेक्टर प्लस a3 v3 वेक्टर अगर लिखते हैं, तो इस केस में हमने v1 v2 v3 इन तीनों की कॉम्बिनेशन से 0 लिखा। तो यहाँ पर क्या है? v1 v2 v3 all three are linear combination of three vectors. This is a linear combination of three vectors. अगर यहाँ पे v रहता है तो इसको 0 कर देते हैं, v1 v2 v3 are linearly dependent. क्या है? v1 v2 v3 are linearly dependent. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v1 वेक्टर equals to minus a2 by a1, v2 वेक्टर minus a3 by a1, v3 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। That means v1 vector can be written in the form of v2 and v3. हाँ सर। तो अगर हमारे पास कोई भी v1 और v2 के बारे में ऐसा रहता है कि एक v1 ऐसे है, एक v2 ऐसे है, ठीक है, कुछ भी दो वेक्टर होंगे, और अगर हम तीसरा v2 और v3 लेते हैं, v3 और v2 जो ऊपर नहीं दिखाना, मान लो कि ऐसे है समथिंग दिस एंड दिस, ये v2 और ये v3 ऐसे है। नाउ इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम v1 बना सकते हैं, इफ बाय कंबाइनिंग दिस टू, इसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा कहीं पे,
और इसी डायरेक्शन में रहेगा, हाँ और V3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, हाँ सर। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कुछ इसके लिए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका रिजल्टेंट इसी प्लेन में रहेगा। हाँ सर। दैट मींस अगर थ्री वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, दैट मींस वो तीनों क्या होंगे, कोप्लानर। कोप्लेनर। समझ में बात? if three vectors are linearly dependent, that means they will be कोप्लेनर। ठीक है? हाँ सर। अगर अगर ऐसा बोला जाता है कि v1 v2 v3 are non coplanar, if v1 v2 v3 are non coplanar and फिर भी ये बोला जाता है कि this plus this equals to 0, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि v1 v2 v3 are non coplanar बट फिर भी तीनों का एडिशन 0 आ जाता है आपका, दैट मींस ये तभी ट्रू होगा जब a1 a2 a3 सबके साथ 0। ये चीज तभी सही हो सकता है, ट्रू हो सकता है जब a1 a2 a3 सबके साथ 0 बन जाए। अगर कोई भी नॉन जीरो हो गया तो फिर ये कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा दिया है ना। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि a एंड b आर नॉन कोलिनियर बट अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। अल्फा एंड बीटा कोलिनियर का मतलब हम क्या लिख देंगे, अल्फा इक्वल्स टू सम म्यू टाइम्स ऑफ बीटा, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। अल्फा इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ बीटा। अब उसमें फिर a वेक्टर और b वेक्टर का आप क्या ले लोगे, कोफिशिएंट बना लोगे वहां पर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोफिशिएंट बना लोगे कुछ, और वहां पे आपको क्या समझ में आएगा कि वहां पे सम स्केलर इनटू ए वेक्टर प्लस सम अदर स्केलर इनटू बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। हाँ। इसका मतलब ए और बी कैसे दिख रहे हैं वहां पर, लिनियरली डिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट है ना, कोलिनियर दिख रहे हैं बट क्वेश्चन में लिखा है कि कोलिनियर नहीं है, दैट मींस उन दोनों के कोफिशिएंट क्या होने पड़ेंगे, 0। 0। तो वहां से हमें लैम्डा म्यू जो भी चीज चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये वाला कांसेप्ट लीनियर डिपेंडेंस का रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल कर पाओ। ठीक है, हाँ सर। अब मुझे बताओ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो वेक्टर जीडी में, आपको पैरेललोपेपेड टेट्राहेड्रल इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है क्या? सर नहीं एकदम सर, वो पहले हो जैसे किया था ना, ए बी और सी का कुछ फाइंड आउट करना है, उसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम में बहुत लेंदी हो जाता है करना। हाँ सर, वही वही हम भी बोल रहा था, ये सब तो निकल जाता है बट वो ए बी सी का रहता है कि सी वेक्टर फाइंड करो या इसका मॉड फाइंड करो, उसमें प्रॉब्लम होता है। उसमें तो मैंने आपको जो आइडिया बताया है उस तरह से सॉल्व करना होता है। अब देखो एग्जैक्ट वे तो मैं आपको क्वेश्चन का नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट वे होता नहीं है। हाँ सर। आपको ये मैंने आपको हिंट दिया है यहाँ से ना कि आप किस तरह से उसमें प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको सी वेक्टर निकालना है, क्योंकि देखो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका कहीं ना कहीं यूज होना है, ये जरूरी है। ठीक है, इट इज मस्ट कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज होना है। देखते हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो। If A, B and C are three unit vectors, if A, B and C are three unit vectors, if A, B and C are three unit vectors such that A cross B cross C equals to root 3 by 2 B plus C, root 3 by 2 B plus C. If B and C are not are linearly independent, then A और B के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन A एंड B, ये पूछा है, एंगल बिटवीन A एंड B।
तो उसी टाइप का होगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या किया? तो पाई बाई 6 है क्या? इसका आंसर 5/6 तो नहीं है। तो वो वाला को a क्रॉस b क्रॉस c को तो एक्सपैंड कर दिया। बिल्कुल ठीक। कैसे किया? क्या सर? कैसे हुआ? a डॉट c टाइम्स b वेक्टर वैसे ही मतलब। ठीक है, a डॉट सी बी वेक्टर माइनस a डॉट बी सी वेक्टर। हाँ, और तो फिर a डॉट b टाइम्स c वेक्टर का a डॉट b का वैल्यू आ गया -√3/2। ठीक है, तो बस वहीं से ठीक है। तो आपने बोला a डॉट सी का आपने बोला a डॉट सी, इसका मैग्नीट्यूड आया वैल्यू, तो यानी a और c के बीच में जो एंगल है उसका cos थीटा √3/2 है। हाँ सर। और दूसरा सिनेरियो क्या है? a डॉट b, a डॉट b कितना आएगा? a डॉट b कितना आएगा? √3/2। √3/2, यानी कि a और b के बीच में भी एंगल कितना है? π/6। 5/6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? b is not parallel to c, ये भी ध्यान रखना है ना हमें। अच्छा हाँ। 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, a वेक्टर हमने बनाया ऐसे, अब b और c हमें बनाने हैं सच दैट दोनों ही a वेक्टर से कितना है? 60 डिग्री पे या 30 डिग्री पे। हाँ सर। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से हम? अच्छा, a और b के बीच में एंगल हमें a और b के बीच में पता करना था ना, ठीक है। और b और c पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, फिर भी तो π/6 ही होगा। मतलब अगर b वेक्टर b को अगर j मतलब उसी एंगल में ले, मतलब 60 डिग्री पे ले और वो दूसरा प्लेन में ले। नहीं, 60 डिग्री ऐसा देखो सॉरी 30 डिग्री पे, हाँ 30 डिग्री पे ले b को एंड c को दूसरा प्लेन में मतलब एट 90 डिग्री पे ले, तो आंसर तो π/6 ही आना चाहिए। सर a डॉट b तो -√3/2 आएगा।
ए डॉट पे -√3 ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल cos थीटा -√3/2, तो उस तरफ से जाएगा तो 5π/6 हुआ, सर 5π/6 आएगा। हाँ बोलो। हाँ आ रहा हूँ 10 मिनट। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो ऐसे एक ये क्वेश्चन और लिखा है मैंने लास्ट, उस टाइप का ही जैसा आप बोल रहे थे। हाँ कैसे स्टार्ट करें, बी वेक्टर निकालना है यहाँ पे हमें, तो क्या करना चाहिए, इसमें b मल्टीप्लाई कर दिया a क्रॉस b प्लस c में। इसमें बी मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, मतलब b क्रॉस कर दिया ठीक है, तो b डॉट c निकल जाएगा उससे बेसिकली, और a डॉट b पता है। फिर से बोलो, ए से a डॉट b पता है, b डॉट c पता है, ठीक है, और a डॉट c तो a c परपेंडिकुलर है ही। ए से क्रॉस करें ना, हाँ हम b से किया था, ए से क्रॉस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, a से तो वही आएगा कि परपेंडिकुलर है, वो तो कंडीशन पहले से ही पता है हम लोग को। अच्छा नहीं, बी के टर्म्स में नहीं आएगा क्या वेक्टर, ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर, और यहाँ पर चलिए एक बार देख लेते हैं, तो ये हुआ प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा बनाना, तो यहाँ पे हुआ हमारे पास ए वेक्टर इंटू ए डॉट बी, 3a वेक्टर माइनस a स्क्वायर दैट इज 2b वेक्टर प्लस a क्रॉस c हमें निकाल सकते हैं इक्वल्स टू 0, ऐसा ही होगा ना, इससे b नहीं निकलेगा, नहीं आएगा वापस, समझ रही हो? हाँ जो ऊपर का समझ, हमने इस वाली एक्सप्रेशन में एक a से क्रॉस ले लिया, ठीक है सर। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल्स टू 0, हाँ सर। इसमें a डॉट a बनता है वो हमें पता है, a डॉट b वो भी हमें पता है, तो a वेक्टर के टर्म्स में b वेक्टर के टर्म्स में, मतलब ये a क्रॉस b will be in the plane of a and b, a क्रॉस b a और b दोनों से परपेंडिकुलर होगा, हाँ उसका क्रॉस a करके मतलब क्या होगा, वो तो 0 हो जाएगा फिर। नॉट 0 होगा ना, क्रॉस क्यों 0 होगा, हाँ ठीक है ठीक है है, ना, हाँ सर ठीक है, क्रॉस तो पैरेलल में 0 होता है ना, परपेंडिकुलर में 0 थोड़ी होता है,
क्रॉस कर रहे हैं, डॉट नहीं कर रहे हैं। ए क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ सर ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमारा एक ही बार में आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ए क्रॉस सी बस करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है सर। ठीक है ना, तो हमें ये पहचानना है, अगर आप बी से क्रॉस करते हो, सी से करते हो, तो इट विल टेक टाइम। सॉल्व तो कहीं ना कहीं से हो रहा ही है, ठीक है, पर उससे घूम फिर के आप इधर उधर घूम फिर के फिर फाइनल आंसर पे पहुंचोगे। इसकी वजह अगर आपने यहाँ पर सोचा थोड़ा सा, जब भी आप इसको ए से क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस ए मतलब क्रॉस करने से एक तो ए और बी के टर्म से बनेगा, तो ए के टर्म से बनेगा वो हमें अच्छा है, और बी के टर्म्स आएगा तो बी की तो वैल्यू निकालनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ए से करोगे तो ए डॉट ए बनेगा वो हमें पता है, ए डॉट बी बनेगा वो हमें पता है, और ए क्रॉस ए तो निकाल ही सकते हैं, इससे सब कुछ पता है, और बी वेक्टर मिल जाएगा। अगर आप बी से क्रॉस करते जैसे आपने किया, तो बी ए क्रॉस तो बी डॉट ए हमें पता है, बी डॉट बी हमें नहीं पता, बी डॉट बी एक अननोन रहेगा और बी वेक्टर भी अननोन रहेगा, है ना, और फिर बी क्रॉस सी भी अननोन रहेगा, देयर विल बी लॉट्स ऑफ अननोन्स, है ना। हाँ सर। सी से क्रॉस करने के लिए हम सोच सकते हैं, बट फिर भी बी डॉट सी हमें नहीं पता, तो फिर फंसेंगे हम उसके अंदर, फिर एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे। तो हम ऐसा चीज देखें कि किससे मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है या क्रॉस करना है, जिससे कि फायदा हो। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमें वेक्टर निकालना है प्रॉपर, मॉड वॉड नहीं, वेक्टर निकालना है प्रॉपर, तो ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से फायदा होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारा बी वेक्टर या ए वेक्टर जो भी है फाइनल वेक्टर निकल जाता है प्रोडक्ट करने के बाद, है ना। ओके हाँ सर। ठीक है, तो देखो वेक्टर थ्री के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं जनरली, ठीक है। एक क्वेश्चन वेक्टर का, एक क्वेश्चन थ्री का, ये मान के चलो आप थ्री का क्वेश्चन यही आएगा, एक प्लेन है, इस लाइन से पैरेलल है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन निकालो या डिस्टेंस निकालो, ये सब चीजें आ रही हैं। और इसके क्वेश्चंस आपने सफिशिएंटली प्रैक्टिस किए होंगे, हमने आज भी क्लास में देखे, एंड आई होप कि आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। और वेक्टर्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसी टाइप के जो हमने किए हैं आज, जो हमने किए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने से अलग से नहीं उठाया, सारे क्वेश्चन जो पिछले 2-3 सालों में आए हैं वही है, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले मेंस में, वही वाले क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्पेसिफिकली सोचा है कि कैसे सोचना है, कैसे अपना थॉट प्रोसेस रखना है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है सर। नाउ अब जो रिमेनिंग हमारे पास सेशंस हैं, बहुत ज्यादा सेशंस हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है, बट आई वांट टू नो कि हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या चीजें बचे हैं। एक क्लास तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हमारा रहेगा, ठीक है, तो वो तो कंफर्म है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचता है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बचता है, ठीक है, और फिर कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, है ना, नॉट एग्जैक्टली एज पर द, मतलब जैसे जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, जो कि प्लस में एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में लगाना होता है। सिंपल सा आपने क्वेश्चन देखा, आपको मेथड पता है, आपने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, इसमें फंसने का कोई गुंजाइश नहीं है, बट आपको वो करना पड़ता है। तो वो आपने कर रखा है या फिर करना है? सर बस उसका एक बार फॉर्मूलास देखना है, बस वही है। ठीक है, अरिन आपका? सर किस चैप्टर का? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग। सर वो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपने बोला था एक बार वो टेबल कैसे या उस प्रॉब्लम कैसे करते हैं एक बार बोल देंगे? मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, ठीक है, और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हम देखेंगे, वो कंपलसरी है, और एरिया प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया, उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और उसके बाद एक सेशन रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड सिमिलर थिंग्स का, ठीक है। ठीक ठीक है है सर। सर। और कोई चैप्टर आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए? नहीं सर। ठीक है, बाकी जैसे टाइम रहेगा वैसे हम देखेंगे, ठीक है। ठीक ओके है सर। सर। ओके, सो बाय बाय देन। थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर।